हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट पढ़ाई प्लेटफॉर्म से मैं यशस्वी कौशल आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फ़िश में माइग्रेशन, समुद्र से फ्रेश वाटर की ओर और फ्रेश वाटर से सी वाटर की ओर। तो ये जो माइग्रेशन है जिसमें हम देखते हैं कि समुद्र से कुछ मछलियाँ सीधे नदी वगैरह में जाती हैं, माइग्रेट करती हैं, और नदी की कुछ मछलियाँ भी हो सकता है समुद्र में आ जाएं। अब ऐसा क्यों वो कर रही हैं, इसके लिए आपको ये वाला कंसेप्ट एक याद रखना है कि भाई सी वाटर में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रिवर की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से अलग होती है। यानी कि जो छोटी छोटी एल्गी या और जो जीव हैं जो खाना बनाते हैं, जो कि ऑटोट्रॉफिक हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो प्लैंक्टन्स जो खाना बना रहे हैं वो खाना हम देखते हैं कि रिवर वाले प्लैंक्टन्स अलग तरह से या अलग अमाउंट में बनाते हैं और समुद्र वाले अलग तरह से बनाते हैं, अलग अमाउंट में बनाते हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ सी एंड रिवर। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाई मछलियाँ जहाँ खाना ज़्यादा है वहाँ फीडिंग ग्राउंड मानेंगे, वहाँ से चलकर वो अपने ब्रीडिंग ग्राउंड यानी कि किसी दूसरे ही हैबिटेट में जहाँ खाना उतना नहीं है वहाँ चली जाती है। लेकिन इसके एडवांटेज क्या है, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, समुद्र से नदी में जाना या नदी से समुद्र में आना, इस तरह के माइग्रेशन को अपन कहते हैं डायड्रोमी। तो डायड्रोमी माइग्रेशन क्या है, कितनी तरह का है, उसके क्या फ़ायदे हैं, इन्हीं बातों की चर्चा आज अपन करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, इस बात से स्टार्ट करते हैं कि भाई डायड्रोमी क्या है। सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली डायड्रोमी? वी शैल स्टार्ट आवर टॉपिक this diadromy and its advantages now. What is exactly diadromy? तो diadromy आप ऐसा कह सकते हो, it is actually a kind of migration from one habitat to another habitat, out of which one habitat provides nourishment while the other habitat provides the condition which is conducive, suitable for reproduction. तो यहाँ पर आप देखोगे it's a kind of migration between फीडिंग ग्राउंड एंड ब्रीडिंग ग्राउंड। तो फीडिंग वाला जो ग्राउंड है डेफिनेटली वहाँ खाना ज़्यादा है, वहाँ पर फिश अधिकतर समय अपने जीवन का बिता रही है, वहाँ पर खाना खा रही है, वहाँ पर ग्रो कर रही है। वहाँ से वो उस हैबिटेट में जाएगी जहाँ पर उसका रिप्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होगा। यू कॉल दैट पर्टिकुलर पार्ट और प्लेस एज ए ब्रीडिंग ग्राउंड। तो ये ब्रीडिंग ग्राउंड, कई मछलियाँ ब्रीडिंग ग्राउंड के बाद वापस फीडिंग ग्राउंड पे भी आ जाती हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि ब्रीडिंग ग्राउंड पे जाती हैं फिर वहाँ पे अंडे देने के बाद मर जाती हैं। तो ऐसा भी होता है, वो दोनों केस हैं उसके। तो देखिए फीडिंग ग्राउंड से ब्रीडिंग ग्राउंड, इनके बीच माइग्रेशन ये चल रहा है। अब अलग अलग मछलियों का हिसाब अलग अलग होता है। कुछ का फीडिंग ग्राउंड होगा समुद्र, ब्रीडिंग ग्राउंड होगा वहाँ पर रिवर, फ्रेश वाटर हैबिटेट। लेकिन कुछ मछलियों का उल्टा भी होगा। कुछ मछलियाँ क्या करेंगी, रिवर में रहने के लिए अडेप्ट हो गई हैं पूरी तरह, वहीं पर खा रही हैं, वहीं पर ग्रो कर रही हैं। लेकिन जब अंडे देने की बारी आएगी तो वो सॉल्ट वाटर हैबिटेट में जाएंगी, एस्चुरी या सी में पहुंच जाएंगी। तो फीडिंग ग्राउंड से ब्रीडिंग ग्राउंड, ब्रीडिंग ग्राउंड से फीडिंग ग्राउंड, ऐसा कोई भी माइग्रेशन कहलाता है डायड्रोमी। तो ये वाली चीज़ एक ध्यान रखिए। अब डायड्रोमी कितनी तरह की होती है, लेट्स डिस्कस दिस पार्ट। डायड्रोमी इज ऑफ टू टाइप्स। तो आप इस डायड्रोमी को, अपन बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इसको ब्रॉडली अपन टू पार्ट्स में बांट रहे हैं, टू टाइप्स में बांट रहे हैं। तो डायड्रोमी इज ऑफ टू काइंड्स। वन इज एनाड्रोमी, अनदर इज कैटाड्रोमी। तो एक होता है एनाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन आपको किन में मिलेगा वो मैं यहाँ एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ। आपने फिशेस के नाम सुनोगे, साल्मन, ट्राउट्स। इसके अलावा फिशेस के एंसेस्टर जिनके जबड़े नहीं होते थे, जैसे पेट्रोमाइजन, जिसको आप कह सकते हैं जॉलेस लैम्प्रे। तो पेट्रोमाइजन, इट इज़ नॉट एक्चुअली अ ट्रू फिश। पेट्रोमाइजन वो है जिसके जबड़े नहीं हैं, वो मछलियों के भी पूर्वज माने जाते हैं। इनको अपन कहते हैं जॉलेस लैम्प्रे। जॉलेस वर्टिब्रेट्स में आते हैं, बहुत पुराने वर्टिब्रेट्स हैं।
अब ये एनाड्रोमस माइग्रेशन कहाँ से कहाँ होता है उस चीज़ को समझ लीजिए। फ्रॉम सी, समुद्र से, विच इज एक्चुअली द फीडिंग ग्राउंड। इधर खाना मिलता है, इधर बढ़ती हैं मछलियाँ, और ये होगा सीधे फ्रेश वाटर हैबिटेट में, टू फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर हैबिटेट में हमारे दिमाग में रिवर आता है, तो ये फ्रेश वाटर रिवर में पहुंच जाएंगी, विच इज रिप्रेजेंटिंग द ब्रीडिंग ग्राउंड। वहां जाके अंडे देंगे, ब्रीडिंग ग्राउंड। और मछलियों में अंडे देने को एक वर्ड मैंने यूज़ किया था, आपको मैंने बताया भी था पहले, स्पॉनिंग। वर्ड स्पॉनिंग यूज़ करते हैं हम। तो ये वाली वो फिशेज़ हैं, साल्मन, ट्राउट्स, पेट्रोमाइजन, जो कि आप कह सकते हैं कि अपने रहती वो समुद्र में है, लेकिन वो अंडे देने या स्पॉनिंग के लिए वो जाएंगी फ्रेश वाटर में। तो यहाँ पर स्पॉन कर रही हैं, स्पॉनिंग यहाँ पर होगा। और यहाँ पर क्या कर रही हैं? ईट एंड ग्रो इन साइज। ये काम इधर हो रहा है। तो ये वाली चीज़ एनाड्रोमस माइग्रेशन है। एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है। साल्मन मैंने बता दिया, बहुत कॉमन फिश है, वो समुद्र में रहती है, लेकिन ग्रुप्स में फिर जाती है। जब उसके बॉडी में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है तो वो अंडे देने के लिए नदियों में झुंड के रूप में माइग्रेट करती हैं। और पेट्रोमाइजन, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। नाउ देयर इज वन मोर just opposite to this one, anadromous, another type of migration in which the feeding ground is river, but in order to spawn the fish has to move towards the sea water or to saline habitat. तो ये वाली चीज़ कहलाती है हमारी कैटाड्रोमस माइग्रेशन। और ये कैटाड्रोमस माइग्रेशन कौन दिखाता है वो एग्जाम्पल भी देख लीजिए। दूसरा है कैटाड्रोमस माइग्रेशन। तो कैटाड्रोमस माइग्रेशन आपको मिलेगा फ्रेश वाटर ईल, जिसको एंगुइला कहते हैं, उसमें। तो यहाँ पर आपको फ्रेश वाटर ईल, फ्रेश वाटर यानी वो रिवर में रहती है, ये इसको एंगुइला इस नाम से अपन बुलाते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। अब ये क्या करती है? ये रहती है, खाती है, बढ़ती है रिवर में। सो रिवर इज फीडिंग ग्राउंड, फीडिंग यहाँ पर हो रही है, लेकिन अंडे देने की बारी आएगी या बच्चे देने की बारी आएगी तो हम देखेंगे ये पहुँच गई एस्चुरी। एस्चुरी इज द प्लेस वेयर रिवर मीट्स द सी, वहाँ पे सेलाइनिटी ज़्यादा होती है, और राइट इनटू द ओपन सी, यहाँ पर समुद्र में पहुँच गई। तो ये जो एस्चुरी और सी है, यहाँ पर ये स्पॉनिंग के लिए आई है। दिस वन रिप्रेजेंट्स द ब्रीडिंग ग्राउंड। लेकिन आज हमें चर्चा किस चीज़ की करनी है कि भाई ये जो एनाड्रोमस कैटाड्रोमस माइग्रेशन है, इसके फ़ायदे क्या हैं? ये है मेन मुद्दा आज का। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर रिवर ईल का क्या है? ये फीडिंग ग्राउंड है। हियर इट ईट्स एंड ग्रोज, यहाँ पर ये चल रहा है। और यहाँ पर ये स्पॉनिंग करेगी, यहाँ पर अंडे देगी। तो चलिए अपन चलते हैं कि भाई इसके एडवांटेज क्या हैं। एडवांटेजेस ऑफ डायड्रोमी, पहले उसकी बात कर लेते हैं। जनरल एडवांटेज ऑफ डायड्रोमी, जनरल एडवांटेजेस ऑफ डायड्रोमी। अगर अपन देखें तो दोनों में क्या अंतर था? दोनों हैबिटेट में, द टू हैबिटेट्स, वन इज द सेलाइन वाटर हैबिटेट, जैसे समुद्र होता है वहाँ पे नमक वाला पानी होता है, एंड द सेकंड वन इज फ्रेश वाटर हैबिटेट। इनमें डिफरेंस होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का। तो ड्यू टू डिफरेंशियल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, डिफरेंशियल मतलब अलग अलग, डिफरेंशियल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी of the two habitats, of the two habitats, इसमें आपको सी वाटर हैबिटेट और फ्रेश वाटर हैबिटेट, ये दोनों ही कंसीडर करने हैं। इन दोनों की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अलग अलग है।
तो जहाँ खाना ज़्यादा होगा वो जहाँ उसके लिए वो एडेप्ट हो गई होंगी अपने आप ही। तो फिशेज़ में कुछ फिशेज़ समुद्र के लिए एडेप्ट हो जाती हैं, कुछ फिशेज़ हो जाती हैं रिवर के लिए एडेप्ट। लेकिन इसका सर्वाइवल में भी क्या कुछ यूज़ है? तो एक व्यू है साइंटिस्ट का, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि भाई इन फिशेज़ के जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, लार्वा होते हैं, they look very different from the adult stage. They do not resemble the adult fishes. So these adult fishes, they may get confused. उनके क्या होगा, वो confuse हो जाएंगी and they may eat their own offsprings. This is a likely case or chance. तो ये वाली जो चीज़ है जिसमें फिशेज अपने ही बच्चों को ना पहचाने, उन्हें खुद ही खा लें, अपने ही अगर स्पीसीज़ के किसी मेंबर को हम खाते हैं तो उसको कहते हैं कैनाबैलिज्म। तो ये कैनाबैलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए हो सकता है एवोल्यूशन में ऐसा हुआ हो। डायड्रोमी, इट ओरिजिनेटेड, इट इवॉल्व्ड जस्ट टू प्रिवेंट कैनाबैलिज्म। ये एक व्यू है। तो ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर अपन लिख सकते हैं टू प्रिवेंट फिशेज फ्रॉम ईटिंग देयर ओन लार्वी, eating, because the larvae they look very different from the adult fish. तो वो हो सकता है ना पहचाने उन्हें और उन्हें खा लें, their own larvae. तो ये एक व्यू है जिसको आप कह सकते हैं कि कैनाबैलिज्म को रोकने के लिए ये वाली चीज़ इवॉल्व हुई है। तो ये तो डायड्रोमी के एक जनरल एडवांटेज अपन ने बात कर ली है। अब अपन क्या करते हैं, एनाड्रोमस माइग्रेशन का कुछ देखते हैं कि एनाड्रोमस माइग्रेशन का क्या लाभ है भाई। सो एडवांटेजेस ऑफ गोइंग फ्रॉम सी इनटू रिवर, एनाड्रोमस, एनाड्रोमी के जिसमें सी से लेकर रिवर तक होता है, जाता है कोई जीव या फिश, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इसमें अगर अपन देखें कि एनाड्रोमी के फ़ायदे सालमन के ऊपर स्टडी से पता लगे। इसमें सबसे पहला ये एडवांटेज है कि भाई फिशेज़ में जब भी उनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, वो ये सालमन वगैरह रहती है समुद्र में पानी होता है बहुत नमकीन, उसका सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, तो फिशेज़ को ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ रही होती है उस हैबिटेट में रहने के लिए। लेकिन जब वो सेक्सुअल मैच्योर होती हैं, जो कि सेक्सुअल मैच्योरिटी के दौरान उनके शरीर में सेक्स हार्मोन जो कि स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं वो बढ़ते हैं और उससे वो सेक्सुअल मैच्योर तो हो रही हैं, पर उन स्टेरॉयड हार्मोन का एक डिसएडवांटेज भी है। दीज स्टेरॉयड हार्मोन्स दे इनहिबिट सी वाटर टॉलरेंस इन फिशेस। ये जो सेक्स हार्मोन्स हैं स्टेरॉयड नेचर के, वो उनके सेल्स को ऐसा बना देते हैं जिससे कि वो सी वाटर सैलाइनिटी को टॉलरेट करने के लायक नहीं रह जाते। It means now they are compulsorily go into fresh water in order to save themselves. तो उन्हें फ्रेश वाटर माइग्रेशन तो फिर करना ही पड़ेगा। तो ये वाला पहला एडवांटेज है जिसमें अपन कह सकते हैं कि ड्यूरिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी the hormones which are steroid hormones, the steroid hormones become high and make the fish less tolerant towards salinity of the habitat. आप इसको कह सकते हैं सी वाटर टॉलरेंस। इट मीन्स नाउ दे नीड टू गो, दे शुड गो इनटू फ्रेश वाटर इन ऑर्डर टू सेव देयर लाइव्स। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं दैट देयरफॉर दिस मेक्स द फ्रेश वाटर एंट्री ऑब्लिगेटरी मतलब कंपल्सरी। सो दिस मेक्स फ्रेश वाटर migration compulsory.
तो एक चीज़ तो ये समझ में आ गया। देयर इज़ वन मोर एडवांटेज, ये उनके लार्वी से संबंधित है। आप अभी अपन ने बात की थी, हो सकता है लार्वी को ना पहचाने, उसी हैबिटेट में अगर लार्वी हो जिसमें एडल्ट फिश है तो उसको खा लें, ये तो बात कह दी थी अपन ने। इसमें एक और एडवांटेज ये है कि भाई फिश जिस जगह माइग्रेट कर रही है स्पॉनिंग के लिए वो हैं ठंडी तेज बहने वाली नदियाँ, और उनमें खाना बहुत कम होता है। बहुत तेज़ बहने वाली ठंडी नदियों में सालमन जाती है, और मैंने जैसा बताया है कि सालमन पर स्टडी करके हमको ये बातें पता चली हैं। तो ये वाली फिशेस के ऊपर एक तरह का सिलेक्शन प्रेशर है, क्योंकि जिस जगह इनको अंडे देने हैं वहाँ पर खाना बहुत कम है, वो ठंडी नदियाँ हैं, बहुत तेज़ बहाव वाली नदियाँ हैं। तो ये फिशेस के ऊपर इस तरह एवोल्यूशन हुआ है या इस तरह का सिलेक्शन प्रेशर पड़ा है कि वो बड़े बड़े अंडे देती हैं और वो नेस्ट भी बनाती हैं, घोंसला, यानी कि वो प्रोटेक्शन भी देती हैं नेस्ट बिल्डिंग करके अपने अंडों को। तो बड़े साइज़ के अंडे और संग में उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है घोंसले में, इसके कारण उनके लार्वा के बचने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये एडवांटेज हो गया कि दीज फिशेज दे प्रोड्यूस लार्जर एग्स एंड दे ऑल्सो बिल्ड नेस्ट। तो लार्ज एग्स एंड नेस्ट बिल्डिंग due to deficiency of nutrients in the fast running cold water rivers, due to nutrient deficient का मतलब कमी, फास्ट रनिंग, बहुत स्विफ्ट होती हैं ये नदियाँ जिसमें ये जाके स्पॉनिंग करना चाह रही हैं, एंड कोल्ड वाटर। तो यहाँ पर उनके एग्स बड़े होने चाहिए, लार्ज होने चाहिए, और उनमें जो नेस्ट या घोंसला बनाना है जिससे प्रोटेक्शन ज़्यादा हो, ये वाली चीज़ भी वो दिखाती हैं। सालमन की बात कर रहा हूँ वैसे तो मैं। तो ये वाली चीज़ के कारण हम देखते हैं कि ये नेस्ट बिल्डिंग और लार्जर एग्स के कारण उनके सर्वाइवेबिलिटी उनके लार्वा की बढ़ती है। तो कुछ एक्स्ट्रा मेजर हो गया प्रोटेक्शन का। सो प्रोवाइड एक्स्ट्रा measures of protection to their larvae, तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई भाई कि एनाड्रोमस माइग्रेशन जो समुद्र से नदी की ओर होता है उसके क्या लाभ हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसका ठीक उल्टा क्या होता है कैटाड्रोमस माइग्रेशन, और कैटाड्रोमस माइग्रेशन में किस तरह से फ़ायदा हुआ है उस चीज़ को देख लीजिए। अब हम बात करते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन की। कैटाड्रोमी इज अ काइंड ऑफ माइग्रेशन which takes place in those fishes which live, grow in river, but in order to spawn, in order to lay eggs, they go to either estuary or sea water. तो ये saline habitat हो गए। तो सेलाइन वाटर हैबिटेट में, सी वाटर, सॉल्ट वाटर हैबिटेट में ये आके स्पॉनिंग करेंगी, ये वाली चीज़ है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, आपको पता है ये फ्रेश वाटर ईल, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कैटाड्रोमी का। ये ईल साफ पानी में रहती है, यानी नदी के पानी में रहती है, पर अंडे देने के लिए समुद्र में जाती है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ईल को दोनों जगह ग्रो करके देखा कि भाई देखें कि ग्रो करने के दौरान क्या ग्रोथ में कुछ अंतर भी आता है कि नहीं। तो उन्होंने क्या देखा कि भाई जब वो रिवर में थी तो उसके बॉडी की ग्रोथ 25% फास्टर थी, वो जल्दी जल्दी बड़ी हो रही थी, साइज़ में बढ़ रही थी, और सेक्सुअल मैच्योरिटी जब आती थी तो वो बहुत अच्छे से स्पर्म और बहुत अच्छे से बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी ओवा बना पा रही थी, क्योंकि उसका साइज़ बॉडी का बड़ा था जब वो फ्रेश वाटर में रह रही थी, नदी में रह रही थी। लेकिन जो मछली उन्होंने सॉल्ट वाटर में पाली उसका बॉडी साइज़ कम रह गया, उसके अंडे छोटे रह गए, उसके स्पर्म उतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव और वायबल नहीं रहे। तो इन साइंटिस्ट ने पता लगाया कि हो ना हो ये इसलिए अडेप्ट किया है इन्होंने रिवर में रहने को, जिससे कि इनकी ग्रोथ फास्टर हो जाए। तो आप अगर देखेंगे तो 25% फास्टर ग्रोथ कंपैरेटिवली, आप कंपेयर किससे कर रहे हैं, सी वाटर में रहने वाली फ़िश की ग्रोथ से, क्योंकि ईल दोनों जगह पाल के उन्होंने देखी है। तो 25 फास्टर ग्रोथ
of body in freshwater habitat. अब ये वाली जो चीज़ है कि अगर ये ग्रोथ फास्टर होगी या अच्छी होगी तो लार्ज साइज मिलेगा, लार्ज बॉडी, एंड लार्ज बॉडी विल गिव यू बेटर गैमीट्स, हेल्दी गैमीट्स. ये चीज़ ध्यान रखना. इसका दूसरा फ़ायदा लार्वी को भी होता है. लार्वा कहाँ बन रहे हैं या अंडे देने के बाद लार्वा कहाँ निकले? समुद्र में. अब समुद्र में तो ग्रोथ धीरे है, अभी अपन ने बात की है वाली. धीमी ग्रोथ से लार्वा को अच्छे से मेटामॉर्फोसिस का टाइम मिल पाता है. फास्टर ग्रोथ वहाँ पे काम नहीं आएगी, वहाँ पर तो उसको स्टेजेस से गुजरना है. लार्वा कई स्टेजेस में होता है. लार्वा धीरे धीरे ग्रो करना चाहिए. अपन ऐसा नहीं कर सकते कि एक बच्चा अभी पैदा हुआ अभी उसे दौड़ाने लगे, ऐसा नहीं कर सकते ना. तो इसीलिए हम देखते हैं लार्वा गेट्स टाइम टू बिकम मैच्योर, and in order to become complete adult, a fully grown adult, it needs some time, and that time it will whatever it needs to become mature, that time it will get in that sea water habitat. तो यहाँ पर आप देखोगे larvae is the plural of larva, get more time for metamorphosis due to slow growth in sea water. तो ये जो एंगुला है ये अंडे देके वापस अपनी नदियों में लौट आती है. फिर इसके लार्वा निकलते हैं. फिर वो लार्वा कई सालों बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो वापस नदी में आ गया और फिर एडल्ट बन गया. तो ये वाली जो चीज़ है इसमें हमको समझ में आ रहा है दो फायदे. तो ये वाला जो लेक्चर था जिसमें एनाड्रोमस माइग्रेशन और कैटाड्रोमस माइग्रेशन कौन से सिलेक्शन प्रेशर के कारण इवॉल्व हुए हैं, इस बात की मैंने चर्चा की है. इफ़ यू फाइंड दिस पर्टिकुलर वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब इट एंड काइंडली शेयर इट. तो ये वाली चीज़ के साथ ही आज मैं आपसे विदा लेता हूँ. नेक्स्ट टाइम पे कुछ नया